प्रश्न 51। मॉर्गन कैप्लन ने अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के निम्न में से किस प्रतिमान की संकल्पना नहीं की है? तो उत्तर है बी, उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने, उसके विश्लेषण एवं भविष्य की चुनौतियों के समाधान के लिए मॉर्गन कैप्लन की 1957 की कृति विश्व राजनीति का रचनात्मक विश्लेषण के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। कैप्लन ने अपनी इस पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को 6 मॉडल प्रस्तुत किए हैं। एक है शक्ति संतुलन व्यवस्था, दूसरा है ढीली ध्रुवीकरण व्यवस्था, तीसरा है कठोर ध्रुवीकरण व्यवस्था, चौथा सार्वभौमिक व्यवस्था, पांचवा है पदसोपानी व्यवस्था, छठवां है इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। प्रश्न नंबर 52 है संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम किसके नाम से जुड़ा है? तो ये है आमंड और पावेल। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में व्यवस्था विश्लेषण का संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम ईस्टर्न के निवेश निर्गम विश्लेषण से उत्पन्न असंतोष के कारण अस्तित्व में आया। इस उपागम का प्रयोग आमंड एवं पावेल ने किया। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के 4 लक्षण माने हैं। पहला है राजनीतिक व्यवस्था के भागों में अंतर्निर्भरता, राजनीतिक व्यवस्था की सीमा, राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण और राजनीतिक व्यवस्था का बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग। प्रश्न नंबर है 53। संरचनात्मक कार्य प्रकारात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो उत्तर है ग्रेविल आमंड। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का विशेष संरचना के द्वारा ही विशिष्ट कार्य का संपादन किया जाता है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए ग्रेविल आमंड ने संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत का प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर 54 है निम्नलिखित में से कौन आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? तो उत्तर है सी, प्रजातीय संरचनाएं। जी.एस. आमंड ने पावेल ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दबाव समूहों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। संस्थात्मक दबाव समूह, ये दबाव समूह राजनीतिक दलों, विधानमंडलों, सेना, नौकरशाही इत्यादि में सक्रिय रहते हैं। समुदायात्मक दबाव समूह ये विशेषीकृत संघ होते हैं जो अपनी विशिष्टता हितों की पूर्ति के लिए, जैसे व्यापारिक संगठन, श्रमिक संगठन, विद्यार्थी संगठन आदि। गैर समुदायात्मक दबाव समूह ये संगठित संघ नहीं होते। ये अनौपचारिक रूप से अपने हितों की अभिव्यक्ति करते हैं, जैसे सांप्रदायिक और धार्मिक समुदाय, जातीय समुदाय आदि। प्रदर्शनात्मक दबाव समूह ये अपनी मांगों को लेकर अवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंसा, राजनैतिक हत्या, दंगे तथा अन्य आक्रामक रवैया अपनाते हैं। प्रश्न नंबर 55। इनमें से किसे वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है? तो उत्तर है डी, F.W. टेलर को। वैज्ञानिक प्रबंध का आयोजन, अनुसंधान, विश्लेषण, प्रयोग, विवेक आदि बातें को अधिकतम महत्व दिया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध स्पष्ट प्रबंध की वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा साधनों का आदर्शात्मक समन्वय करके न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रबंध का पिता अर्थात उसकी उत्पत्ति का श्रेय W.S. टेलर को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 56 है इनमें से कौन यथार्थवादी नहीं है? तो उत्तर है सी, कांट। कांट एक आदर्शवादी विचारक है। आदर्शवाद प्रत्ययवाद उन विचारकों और मान्यताओं में समेकित विचारधारा है जिसके अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति है। इसके विपरीत हार्वर्ड मैकियावेली यथार्थवादी विचारक हैं। ये राज्य के यंत्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं। प्रश्न नंबर 57 है इनमें से किसने कहा है कि ज्ञान शक्ति है? ज्ञान शक्ति है, नॉलेज इज पावर, या सूक्ति फ्रांसिस बेकन की है। फ्रांसिस बेकन अंग्रेजी दार्शनिक और न्यायविद है जिसे वैज्ञानिक पद्धति का उन्नायक माना जाता है। यह ब्रिटिश अनुभववादी परंपरा का प्रथम सिद्धांतकार था जिसे जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, मिल तथा रसेल ने आगे बढ़ाया। बेकन का विचार है कि विज्ञान और मानवता के हित और लाभ का साधन बनाना चाहिए। बेकन ने तर्क दिया कि प्रकृति के बारे में हमें जो ज्ञान प्राप्त करने हैं उसमें हमें प्रकृति का निमिषण या निमंत्रण स्थापित करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसी विचार को बेकन ने ज्ञान की शक्ति है या सुक्ति के रूप में व्यक्त किया।
यद्यपि हीगल ने कहा है कि राज्य चेतना का विराट रूप है, तथापि उनका चेतना आत्मीय तत्व है, न कि ज्ञान। प्रश्न नंबर 58 है, शासकीय विचारधारा की संकल्पना इनमें से किसकी है? तो उत्तर है सी मोस्का की। मोस्का अभिजन वर्गवादी विचारधारा इसमें अपनी चर्चित कृत द रूलिंग क्लास यानी शासक वर्ग के अंतर्गत माना है कि सब समाजों में दो वर्ग पाए जाते हैं, शासक वर्ग तथा शासित वर्ग। समाज के इस विभाजन को विशिष्ट वर्गवाद की संज्ञा दी जा सकती है। मोस्का ने तर्क दिया कि शासन प्रणाली में परिवर्तन होने पर राजनीतिक प्रणाली की इस बुनियादी प्रकृति में बदलना नहीं आता। अतः लोकतंत्र को अपना लेने पर बहुमत का शासन अस्तित्व में नहीं आता, बल्कि इसमें अल्पमत के शासन के कायम रखने के गूढ़ तरीके अपनाए जाते हैं। इसने लोकतंत्र में स्वतंत्र चुनावों की व्यवस्था को झूठी परिकल्पना कहा है। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांतवादी ने कहा है कि मैं समस्त मानवजाति के लिए एक सामान्य प्रवृत्ति का एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने से शाश्वत तथा अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूँ, जो केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है? उत्तर है ए हाब्स ने मानव मनोवैज्ञानिक का विश्लेषण किया, उद्घाटित किया कि मनुष्य की शक्ति प्राप्त करने की इच्छा असीम है जब तक कि वह जीवित है। प्रश्न नंबर 60 है, सेवाइन कहता है कि आंग्ल भाषाभाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उसमें कदाचित महानतम लेखक थे? तो उत्तर है बी हाब्स। प्रोफेसर सेवाइन कहता है कि आंग्ल भाषाभाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उनमें हाब्स कदाचित महानतम लेखक हैं। सेवाइन कहना है कि यह स्पष्ट व्यक्तिवाद है कि जो हाब्स ने दर्शन के उस युग का सर्वाधिक क्रांतिकारी सिद्धांत मानता है। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किसने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो उत्तर है सी ग्रामसी का प्राधान्य सिद्धांत प्रमुख है। उसमें बुद्धिजीवी की परिभाषा की निहित है। प्रत्येक सामाजिक समूह का अपना एक बौद्धिक वर्ग होता है। प्रगतिशील बौद्धिक वर्ग के पास आकर्षण की शक्ति होती है, जिसके द्वारा वे समाज के अन्य बौद्धिक समूहों पर प्रधानता स्थापित कर सभी बौद्धिक लोगों में एकजुटता प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 62 है, लासबेल का मोस्का का संबंध किससे है? तो उत्तर बी है समाजवाद से। लासबेल और मोस्का अभिजान वर्ग सिद्धांत के संबंध रखते हैं। लासबेल के अनुसार राजनीति का सरोकार शक्ति को संवारने और मिल बांटकर प्रयोग करने से इस प्रक्रिया में समाज का एक छोटा सा वर्ग ही ज़्यादा सक्रिय रहता है। मोस्का ने अपनी कृत द रूलिंग क्लास में शासक और शासित में भेद करते हुए कहा है कि शासक वर्ग धन संपदा शक्ति और सामान से संपन्न होता है, उसे अपने स्थान से हटना मुश्किल होता है। प्रश्न नंबर 63 है, शांति पर्व अध्याय है? तो उत्तर होगा बी सही, महाभारत का। शांति पर्व महाभारत का 12वां पर्व है। इसमें धर्म, दर्शन, राजनीति और आध्यात्म ज्ञान का विशद निरूपण किया गया है। इसके अंतर्गत 3 उपपर्व है, राज धर्म अनुशासन पर्व, आपधर्म पर्व और मोक्ष धर्म पर्व। प्रश्न नंबर 64 है, शांति पर्व में मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कितनी है? तो उत्तर है मंत्रियों की अनिश्चित संख्या है। शांति पर्व में मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं थी। मंत्रियों की निश्चित नियुक्ति एक परिषद द्वारा होगी। इसका प्रमुख राज्य होगा। मंत्रियों की नियुक्ति का आधार योग्यता थी। प्रश्न नंबर 65, मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप है? मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप सवाई है। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप सवाई है। राज्य 7 अंगों से मिलकर बना है। मनुस्मृति में अध्याय 9 में श्लोक 294 में कहा गया, स्वामी, अमात्य, पूर्व, राष्ट्र, कोषदंड और मित्र ये 7 राज्य प्राकृतिक है। इनमें युक्त सप्तांग राज्य कहलाता है। प्रश्न नंबर 66, मनु किस परंपरा के लेखक है? तो उत्तर है धर्मशास्त्र। हिंदुओं का कानूनी साहित्य 3 वर्गों में विभाजित है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र और टीकाएं। इन तीनों वर्गों में धर्मशास्त्रों का महत्व अत्यधिक है और धर्मशास्त्रों में सर्वप्रमुख स्थान मनुस्मृति का है। मनु धर्मशास्त्री परंपरा के चिंतक थे। प्रश्न नंबर 67 है, कौटिल्य के राजनीतिक विचार
किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? तो उत्तर है डी, मैकियावेली। कौटिल्य के पाश्चात्य राजनीतिक विचारक मैकियावेली के समान ही कूटनीतिक एवं राजनीतिज्ञ माना जाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। दोनों विचारकों ने साध्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के साधन को उचित माना है। दोनों ने झूठ, छल, कपट आदि साधनों को महत्वपूर्ण बताया। दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राज्य का संरक्षण आदि विषयों पर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। मैकियावेली महत्वपूर्ण पुस्तक द प्रिंस है तथा कौटिल्य ने अपने विचारों का वर्णन अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में किया। अर्थशास्त्र राजनीतिक विषय पर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्रश्न नंबर 68, कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रस्तुत करता है? तो उत्तर है डी, यानी ए और सी दोनों, यानी सरकार की कला और राज्य के सिद्धांत। सामान्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वह सभी विषय सम्मिलित हैं जिनका संबंध मनुष्य के जीवन से है, किंतु विशेषतः यह सरकार की कला और राज्य के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। कौटिल्य की इस रचना को स्वतंत्र रूप से अर्थशास्त्र में किसी सिद्धांत का उल्लेख नहीं मिलता। प्रश्न नंबर 69, प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो उत्तर है डी, कौटिल्य को। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में यथार्थवादी और व्यवहारवादी दृष्टिकोण में समानता के कारण कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। कौटिल्य का महान ग्रंथ अर्थशास्त्र और मैकियावेली का द प्रिंस शासकों तथा राजनीतिज्ञों के लिए मार्गदर्शन ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 70 है, कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो उत्तर है बी, सप्तांग सिद्धांत का। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 प्रमुख अंगों को मिलाकर ही जिसमें सप्तांग सिद्धांत कहते हैं, ये प्रमुख स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र हैं। प्रश्न नंबर 71 है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है? स्वामी का अर्थ है राजा। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में स्वामी, अमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग, दंड और मित्र स्वामी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने स्वामी का अर्थात राजा बताया है। कौटिल्य प्रश्न नंबर 72 है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो उत्तर है विदेशी नीति से। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत का संबंध विदेशी नीति से है। कौटिल्य ने अपनी मंडल सिद्धांत में अनेक राज्यों का समूह या मंडल में विद्यमान राज्यों द्वारा एक दूसरे को प्रति व्यवहार में लाई जाने वाली नीति का वर्णन किया है। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत के अंतर्गत 12 राज्यों के समूह, जिसे राज्य मंडल कहते हैं, के मध्य निर्धारण हेतु अपनाई जाने वाली संभावित नीतियों को विशद व्याख्या की है। प्रश्न नंबर 73 है, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार था? उत्तर ए सही है। मंत्रिपरिषद में गठन संबंध कौटिल्य ने सर्वाधिक बल मंत्रियों की योग्यता पर दिया है। इस संबंध में उसने बहुत कठोर और उच्च स्तर निर्धारित किए हैं। उनका विचार है कि सभी प्रकार की क्षमता और योग्यता से युक्त निष्कल व्यक्तियों की मंत्रिपरिषद में स्थान दिया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 74 है, निम्न में से किसने माना है कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? उत्तर डी, अल्टीकर ने। इस अल्टीकर का विचार है कि कौटिल्य हम जानते थे कि युद्ध को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता, अतः उन्होंने इसके खतरे को कम करने के लिए एक ऐसे सिद्धांत का संपादन किया जिसके अनुसार देश के विद्यमान अनेक छोटे छोटे राज्यों में शक्ति का विवेकपूर्ण संतुलन बना रह सके, युद्ध ना हो। प्रश्न नंबर 75 है, कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है? तो उत्तर है ए, सेना। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में सेना शब्दावली का प्रयोग नहीं हुआ है, चूंकि इस प्रकार के प्रश्नों में भ्रम उत्पन्न होता है। जैसा कि राज्य के अंग के रूप में दंड शब्द मिलता है, इस शब्द में सेना का पर्याय माना जाता है, अतः यह प्रश्न ही गलत है। परंतु इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर तथ्य के आधार पर देना चाहिए, भाव के आधार पर नहीं। प्रश्न नंबर 76 है, कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य क्या है? तो उत्तर है विधि को लागू करना। कौटिल्य ने राजा की विधि व्यवस्था बनाए रखने का सर्वोच्च अधिकार सौंपा है। राजा यह देखे कि सभी लोग अपने स्वधर्म का पालन करते हुए वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखें। प्रश्न नंबर 77, कौटिल्य का समर्थक था? तो उत्तर
बी सही है। सीमित राजतंत्र का कौटिल्य ने राजा को राज्य का केंद्र मानते हुए भी उसे कल्याणकारी तथा जनता के प्रति उदारवादी होने की सलाह देते हैं, क्योंकि उसके अनुसार राजा कर्तव्यों में बंधा होता है। हालांकि वे राजा को सर्वोपरि मानते हुए भी उसे निरंकुश शक्तियां नहीं देते। उन्होंने राजा की दिनचर्या को भी पहरों वाला बांटा है, अर्थात वे राजा के लिए दिन तथा रात को 8-8 पहरों में विभाजित किया है। प्रश्न नंबर 78 है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के तत्व हैं, तो उत्तर है डी, राज्य के 7 तत्व हैं। कौटिल्य ने राज्य के 7 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है, जिसमें संयुक्त रूप से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये प्रमुख 7 तत्व हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग, दंड और मित्र। प्रश्न नंबर 79 है। कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है तो राजा। कौटिल्य ने अपनी कृत अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। इसमें स्वामी का उल्लेख प्रथम स्थान पर है। कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ राजा है, जो राज्य का प्रमुख और महत्वपूर्ण स्तंभ है। प्रश्न नंबर 88 है। कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल में कितनी संख्या होनी चाहिए, तो उत्तर है 12। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 6वें अधिकरण में मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 81 है। कौटिल्य के मंडल में कितने राजा सम्मिलित हैं, तो उत्तर है डी, 12। प्रश्न नंबर 82 है। कौटिल्य द्वारा दिए योगक्षेम सिद्धांत का वर्णन है, तो उत्तर है सी, प्रसन्नता और समृद्धि का विचार। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौटिल्य के सामाजिक समझौते के पक्षधर थे। मत्स्य न्याय से तंग आकर लोगों ने मनु को अपना राजा चुना तथा कृषि उपज का 6ठा भाग तथा स्वर्ण का 10वां भाग देना स्वीकार किया। इसके बदले में राजा उनके योगक्षेम को बनाए रखे। प्रश्न नंबर 83 है। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की परिभाषा निम्न से किसने दी है, तो उत्तर है ए, ऑस्टिन ने। ऑस्टिन इंग्लैंड का विधान शास्त्री था, जिसने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक विधान शास्त्र का व्याख्यान में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह हाव और बेंथम के विचारों से प्रभावित था और बेंथम के समान ही ऑस्टिन का उद्देश्य भी कानून और परंपरा के बीच भेद करना और परंपरा पर कानून की श्रेष्ठतम स्थापित करना था। ऑस्टिन का विचार था कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। अपने इस विचार के आधार पर ऑस्टिन ने संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन न किया। इस प्रकार यदि कोई निश्चित उच्च अधिकारी या सत्ताधारी व्यक्ति, जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग में अपने आदेशों का पालन करता है। प्रश्न नंबर 84 है। कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, या किसने कहा है, तो ऑस्टिन ने कहा है। प्रश्न नंबर 85 है। निम्न यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा ही होता है, तो यह कथन स्पेंसर का है। स्पेंसर के अनुसार राज्य सत्ता का उदय व्यक्तित्व के भय के फलस्वरूप होता है। राज्य सत्ता के विकास से शक्तिशाली व्यक्तियों का अंतः छा जाता है। इसकी शक्ति के अंत व्यक्ति भयभीत होने लगता है। इस भय के कारण ही शक्तिशाली व्यक्ति उन पर नियंत्रण रखने लगता है। यह नियंत्रण राज्य सत्ता का प्रथम स्तर होता है। प्रश्न नंबर 86। निम्नलिखित में से किसको कानून के समादेश सिद्धांत का उन्नयन कहा जाता है, तो उत्तर है सी, जॉन ऑस्टिन को। जॉन ऑस्टिन के अनुसार कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। यह कानून संप्रभु की आज्ञा आदेश है। ऑस्टिन के कानून की इस परिभाषा में 3 तत्व निहित है: संप्रभुता, आदेश, समादेश अस्य, अर्थात संप्रभु के आदेश की अवहेलना करने वाले को दंड देने की शक्ति। इस प्रकार ऑस्टिन ने कानून के संप्रभु का आदेश समादेश माना है। ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक में संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा का प्रतिपादन किया। प्रश्न नंबर 87। कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसका कथन है, तो उत्तर है ए, जॉन ऑस्टिन का। प्रश्न नंबर 88 है। कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन किसका है, तो यह जॉन ऑस्टिन का है। प्रश्न नंबर 89 है। कानून संप्रभु का आदेश है, यह निम्न में से किसने कहा है, तो उत्तर है ए, ऑस्टिन ने। प्रश्न नंबर 90। अधिकार कानूनों का तथा केवल
कानूनों का फल है। बिना कानूनों का कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं। यह किसने कहा था? बेंथम ने। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक अधिकारों का स्थान कानूनी अधिकारों ने ले लिया। कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का मानना है कि अधिकार प्राकृतिक न होकर राज्य की ही देन है। इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण और व्याख्या हमें बेंथम तथा ऑस्टिन जैसे कानून शास्त्रियों के विचारों से मिलता है। बेंथम के अनुसार अधिकारों के आधार केवल कानून है। इसके अनुसार कानून और आर्थिक अधिकार अनिवार्य है एक है। कानून उसका वस्तुपरक रूप है, अधिकतर युक्तिपरक रूप है। इसके अनुसार अधिकार के 3 विशेषताएं हैं। राज्य के अधिकारों का स्रोत अर्थात अधिकार राज्य से पहले नहीं हो सकता। राज्य अधिकारों को संस्थात्मक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, यही इन्हें लागू करता है। राज्य ही अधिकारों की रचना करता है, अर्थात जब कानूनों में परिवर्तन होता है तब अधिकारों में भी परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न नंबर 91 बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? उत्तर ए सही है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। बेंथम के अनुसार कानून बनाने वालों को केवल वही कानून बनाने चाहिए जो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख को बढ़ावा देते हों। सरकार का कार्य भी इसी उद्देश्य की पूर्ति करना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में इंग्लैंड में उपयोगितावादी के प्रवर्तक जर्मी बेंथम ने जहाँ लाक के प्राकृतिक अधिकारों की काल्पनिक सिद्धांत का खंडन करते हुए उपयोगितावाद के अनुभवमूलक आधार पर उदारवादी व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थन किया। बेंथम के अनुसार मनुष्य ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वह अपने सुख को बढ़ा सके और दुख को बचा सके। प्रश्न नंबर है 92 अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो उत्तर है बेंथम ने। प्रश्न नंबर 93 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेंथम का मानना है मनुष्य उपयोगिता की अधिक वृद्धि करे। बेंथम महिलाओं के मताधिकार का पुरजोर समर्थन करता है। दार्शनिक उग्रह बेंथम के अनुसार तो उत्तर बी सही 1 और 3। यानी बेंथम मानता था कि मनुष्य उपयोगितावाद का अधिकतम वृद्धि करता है और दार्शनिक उग्रवादी बेंथम के अनुयायी थे। प्रश्न नंबर 94 विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय दिया है? तो उत्तर है डायसी को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 उपबंधित करता है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समता वाक्यांश ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 95 है डायसी ने निम्न में से किस अवधारणा का श्रेष्ठ व्याख्या की है? तो उत्तर है ए है विधि का शासन। प्रश्न नंबर 96 व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है? या किसका कथन है? तो अरस्तु का। अरस्तु ने कहा है व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा है। प्रश्न 57 है मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की है? तो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की है। प्रश्न नंबर 98 विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि का पद का अभिप्राय है? तो मानव स्थापित विधि। मानव स्थापित विधि। विधि के शासन वाक्यांश पर प्रयुक्त विधि के पद का अभिप्राय है मानव स्थापित विषय है। इस सिद्धांतानुसार प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी अवस्था या पद जो कुछ भी हो वह देश के सामान्य विधियों के अधीन और साधारण न्यायालयों में आधिकारिक रूप के भीतर है, अधिकारिता के भीतर है। प्रश्न नंबर 99 निम्नलिखित में से कौन विधि के शासन के निकटतम संबंधित है? उत्तर है बी संविधानवाद। संविधानवाद विधि के शासन के निकटतम संबंधित क्योंकि संविधानवाद का संबंध नियंत्रण की उस प्रणाली से जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उचित वातावरण मिले। प्रश्न नंबर 100 है राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल निम्नलिखित में से कौन संबद्ध है? तो उत्तर है बी सिसरो। सिसरो कानून की अवधारणा को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्राकृतिक कानून के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और घोषित किया कि यह शाश्वत अपरिवर्तनशील कोई विधान निर्माण भी इन कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता।